Hello everyone. Today we will be talking about nanotechnology. So nanotechnology होती क्या है? नैनोटेक्नोलॉजी बेसिकली साइंस का ही एक पार्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिमिलरली साइंस का एक पार्ट आता है नैनोटेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में या बेसिक पार्लांस में मैं अगर समझाऊं आप लोगों को, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली जब हम 1 बिलियंथ लेवल तक जाते हैं मीटर की, तो वो नैनोमीटर कहलाता है। या कहीं ग्राम की हम 1 बिलियंथ लेवल तक जाए तो नैनोग्राम कहलाता है। तो 10⁻⁻⁹ लेवल पर जब हम जाते हैं, या तो हम कोई डिवाइस बनाते हैं या हम किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल पर, तो हम उसे नैनो टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टाटा नैनो एक गाड़ी आई थी। उस नैनो का मतलब सिर्फ इतना था कि वो कंपैरेटिवली और गाड़ियों से छोटी थी। बट यहाँ जब हम साइंस में नैनो की बात करते हैं तो ये और भी बेसिक लेवल पे जाता है, जहाँ पर हम एटॉम और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी है 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, मे इट बी अ मीटर, मे इट बी अ ग्राम। तो अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई कहाँ से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रिचर्ड फेनमैन नाम के एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे। जब वो अपनी लैब में बैठते थे, तो उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि यार मेरी लैब में मतलब स्लेब पे हर जगह इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मेरी मूवमेंट तो है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ही नहीं। मेरे हाथ हिलाऊं तो कोई इंस्ट्रूमेंट गिर जाए, इधर करूं तो कोई गिर जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि व्हाई कांट वी क्रिएट टाइनी स्ट्रक्चर। तो इसी उनकी बात पे उन्होंने 1959 पे एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, जिसका टाइटल था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम का मतलब है, उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये समझाया कि जब हम सपोज करें हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हैं। ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं ऑर्गन से, फिर नीचे जाते हैं टिश्यूज, फिर सेल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स। तो बोले जब हम नीचे जाते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, हम बहुत सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जो ना तो आज तक की गई हैं और जिनका आने वाले टाइम में बहुत ही यूज हो सकता है। So he titled his research paper as There is a plenty of room at the bottom, and that was the beginning of nanotechnology. So अब हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन कंसर्न विद बिल्डिंग थिंग्स, जहां पे हम कोई भी डिवाइस या मटेरियल बनाते हैं एटम या मॉलिक्यूल लेवल पे। वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम जो भी डिवाइसेस बनाते हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की स्केल में होता है। तो बहुत ही छोटा होता है। हम नेकेड आई से तो उसको देख नहीं सकते। बहुत ही लाइक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या हाई पोटेंशियल डिवाइसेस चाहिए हमें उन चीजों को मैनिपुलेट या उन चीजों को डिवाइस करने के लिए। तो हम जाते हैं बहुत ही निचले लेवल पे एटम या मॉलिक्यूल्स, और तब जाके हम जो भी डिवाइस क्रिएट करते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है। अब साइंटिफिक डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो नैनो टेक्नोलॉजी की, तो आप यही लिखेंगे कि इट इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन कंसर्न विद बिल्डिंग थिंग्स which is produced at the level of 1 nanometer to 100 nanometer. This is the scientific definition of the nanotechnology. चलिए, हाँ, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में। नैनो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस इसलिए है, जैसे हम पढ़ते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का टेम्परेचर इतना नीचे ले जाते हैं इन द अप्रोक्सीमेटली नियर टू द 0 केल्विन, जहां पे उस मेटल या उस एलिमेंट की रेजिस्टिविटी एकदम नील के बराबर हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी इज नियर टू द परफेक्ट। तो हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% इलेक्ट्रिसिटी उसकी रेजिस्टेंस में ही खराब हो जाती है। कितना अच्छा हो कि हम 100% इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सके विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसलिए हम सुपर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं और मैनिपुलेट करते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, ताकि वो नियर टू परफेक्ट कंडक्टिविटी तक पहुंच जाए। सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी में जब हम एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल तक जाते हैं, तो उसके जो रूल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स और कंपाउंड हमें नेकेड आई से दिखते हैं, वो अप्लाई नहीं होते उस पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ग्रेफाइट हमने देखा है। पेंसिल हम यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट कितना ग्रीजी और कितना सॉफ्ट होता है, मतलब हम थोड़ा सा प्रेशर देके लिखे तो वो टूट जाता है। तो उसी ग्रेफाइट को अगर हम नैनो लेवल पे जाके देखें तो उसका स्ट्रक्चर बनता है ग्राफीन।
ग्राफीन इज अ सिंगल एटॉमिक थिकनेस कार्बन स्ट्रक्चर। मतलब ग्रेफाइट का नैनो स्ट्रक्चर इज ग्राफीन। ग्रेफाइट इज अ मतलब लाइक बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, बट ग्राफीन में सिर्फ 1 एटम थिकनेस के मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी 1 एटम थिकनेस का स्ट्रक्चर होता है वो। तो उसकी ग्राफीन, आप आश्चर्यचकित होंगे जान के कि ग्राफीन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द डायमंड। मतलब डायमंड को हम मानते हैं कि इन दिस वर्ल्ड डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड, बट ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि उसका नैनो स्केल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर ग्राफीन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डायमंड। तो ये प्रॉपर्टी आप देखो, ग्रेफाइट से ग्राफीन जाने में उसकी स्ट्रेंथ कितनी टाइम्स बढ़ चुकी है। सिमिलरली जब हम नैनो ट्यूब्स की बात करते हैं, नैनो ट्यूब्स होते हैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, वो भी सिंगल कार्बन एटम थिक होती हैं, बट वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होती हैं जहां पे कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं, और वो 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है स्टील से भी, एंड लाइटर होती है 6 टाइम। सो आप देखो नैनो ट्यूब्स का कितना बड़ा यूज है। हम स्टील यूज करते हैं, उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी जाती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में जाती है, उसको मैनिपुलेट करने में जाती है। और वहीं जब हम उसके सिंगल एटम थिकनेस के स्ट्रक्चर नैनो ट्यूब से डील करते हैं, तो एक तो वो लाइट है, इजिली मैनिपुलेटिव है, एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टील। सो हम कितनी चीजों में नैनो ट्यूब्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी यहीं पे आती है कि जब हम मैक्रो लेवल से नैनो लेवल पे जाते हैं, तो एलिमेंट की स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंट कलर पे बहुत फर्क पड़ता है, जिसे हम अपने नीड के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेली यूज में ला सकते हैं। फिर इसके पोटेंशियल यूजेस क्या आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी के देर आर मिरियड ऑफ पोटेंशियल यूजेस, बट बेसिकली जो हम यूज में ला पाए हैं अभी तक, हो सकता है आगे हम और चीजों में भी ला पाए, अभी तक जो हम ला पाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम इसका पोटेंशियल देखते हैं फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं आजकल पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इन चीजों से अभी तक दुनिया कोप अप नहीं कर पाई है। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है, जब हम नैनो फिल्टर्स वगैरह बनाते हैं, ताकि टॉक्सिक एलिमेंट्स या जो भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर करके हमें वाटर प्यूरिफाई कर सके या एयर प्यूरिफाई कर सके। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल यूज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा, हम एनर्जी कंजम्पशन पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं कि जब डिस्कॉम्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उनका ट्रांसपोर्ट में ही जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 20 से 30% होता है। तो हम इस 20 से 30% के ट्रांसपोर्ट या रेजिस्टिविटी लॉस को कम करना चाहते हैं, इसलिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि नैनो लेवल पे जाके हम ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस कर सके जिनकी रेजिस्टिविटी नियर टू द नील हो। जैसे हम सुपर कंडक्टिविटी में करते हैं, ऐसे ही नैनो लेवल पे हम ऐसे एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी नियर टू परफेक्ट हो एंड रेजिस्टिविटी नियर टू नील हो, ताकि हमारा जो 20 से 30% का लॉस है वो भी हम यूज में ला सकें। दूसरा आता है फिर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स में अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक आप सबने देखा है, इसमें भी हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया है नैनो टेक्नोलॉजी का, और आने वाले टाइम में भी मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी वुड बी अ गेम चेंजर। बिकॉज क्योंकि जब हम डायग्नोसिस पे जाते हैं, अ डॉक्टर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, कि मतलब मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं डायग्नोज मतलब या तो मेरी नॉलेज के हिसाब से या जो मेरे पास इक्विपमेंट है उसके हिसाब से मैं डायग्नोज करूंगा। तो कितना अच्छा होगा अगर मेरे पास मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट्स होंगे, या ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो माइक्रो लेवल पे जाके मुझे बता सके कि क्या दिक्कत है शरीर के अंदर। तो आने वाले टाइम में मेडिकल फील्ड वुड बी अ गेम चेंजर विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा, इनको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता है दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज। मान लीजिए हम कन्वेंशनली स्टील या कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कोल लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, फिर थर्मल पावर लगती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, और उनकी लोकेशन भी सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड होती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल ले पा रहे हैं या नहीं। तो सिमिलरली अगर हम दूसरी जगह जाएं, तो नैनो ट्यूब्स प्रोड्यूस करने में हम एक लैब में नैनो ट्यूब्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, हमें कोई मेजर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, हम सिर्फ मैक्रो स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करके हम नैनो स्केल पे वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो आप, कितना तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वुड बी ऑल्सो लोअर देन द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। तो वही हम कहते हैं, ये स्मॉलर भी है, चीपर भी है, लाइटर भी है,
और हमारे ज्यादा काम भी आ सकता है इन कंपैरिजन तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। स्टील हमारा काम आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या जो भी बल्क चीजें हमें बनानी होती हैं उसमें, बट नैनो ट्यूब्स अगर हम मास्टर कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी को तो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी तक ये हमें एक तो चीप पड़ेगा, दूसरा हमें अच्छी स्ट्रेंथ देगा, लाइट होगा, तो ये हर तरफ से बेनिफिशियल होगा। इट वुड बी अ बून फॉर द साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये सारे इसके पोटेंशियल यूजेस, एनर्जी कंजम्पशन, इन्वायरमेंट, मेडिकल फील्ड, और जो इसकी पोटेंशियल है टू बी प्रोड्यूस्ड एट द रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो ये सब हमारी पोटेंशियल यूजेस, हम आगे इन्हें डिटेल में देखते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में इसकी एप्लीकेशन अब तक क्या हुई है और आने वाले टाइम में क्या हो सकती हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है ऑप्टिकल ट्वीजर्स। ऑप्टिकल ट्वीजर्स का जो 2018 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में आर्थर रस्किन और इनके कलीग्स को मिला था, वो ऑप्टिकल ट्वीजर्स की टेक्नोलॉजी के लिए मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्टिकल ट्वीजर रियली में क्या है। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देख रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक ब्लू बॉल बीच में आपको दिख रही है और दोनों तरफ इसके रेड कोन बने हुए हैं, तो दिस इज बेसिकली द ऑप्टिकल ट्वीजर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, ऊपर भी एक लेजर का सोर्स है और नीचे भी एक लेजर का सोर्स है। इनकी टेक्नोलॉजी क्या है कि हम दोनों तरफ से हाई पावर्ड लेजर को प्रोड्यूस करेंगे जो कि नैनो स्केल पे जो भी एटम्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सके। सपोज करो कि हम जैसे एक बॉक्स को धक्का मारते हैं, मैं एक तरफ से धक्का मार रहा हूं, आप एक तरफ से धक्का मार रहे हो, तो जब हमारे फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो वो बॉक्स मूव नहीं करेगा, वो बीच में ही रहेगा, है ना। तो ऐसे ही हम दो लेजर के सोर्स अपोजिट टू ईच अदर रखते हैं, जब हम एक दूसरे के अपोजिट सेम पावर के रेजर सोर्स रखते हैं तो बीच में जो भी मोलिक्यूल या एटम होगा उनके वो स्टिल हो जाएगा, उसकी मूवमेंट स्टिल हो जाएगी। और तब जब वो स्टिल हो जाएगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ सकते हैं। सपोज आरबीसीज, आरबीसीज में इन्होंने क्या किया, रेड ब्लड सेल जैसे हम लैब में मैनिपुलेट करते हैं तो कई आरबीसीज मतलब मैनिपुलेट करते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या और भी लिमिटेशंस आती हैं लेबोरेटरी मेथड्स में। तो इन्होंने क्या किया, आरबीसी इतना छोटा स्ट्रक्चर है तो बिना उसको हाथ से मैनिपुलेट किए लेजर के जो दो सोर्स हैं उनके बीच में इन्होंने एक सेल को रख दिया। जब इन्होंने दोनों लेजर के सोर्स अप्लाई किए तो बीच में जो वो आरबीसी था वो स्टिल हो गया, उसकी मूवमेंट स्टिल हो गई। तब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। तो आप देखो बिना हाथ से मैनिपुलेट किए हम नैनो लेवल के स्ट्रक्चर्स को आराम से देख सकते हैं, वरना उनको देखने के लिए जब हम हैंड से या लैब में मैनिपुलेशन करते हैं तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। तो ये तो सिर्फ आरबीसी है, ऐसे ही बॉडी के कई सारे सेल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डीएनए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल ट्वीजर की टेक्नोलॉजी को इसलिए नोबेल प्राइज मिला था कि हम नैनो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे जो स्ट्रक्चर हैं उनको इजीली देख सकें, इनको इजीली स्टडी कर सकें। तो इट वाज अ ब्रेक थ्रू ऑफ द मींस फिजिक्स फील्ड, और इसलिए उन्हें वो दिया गया था नोबेल प्राइज 2018 का। एक मिनट। हाँ जी, तो अब हमने देखा ऑप्टिकल ट्वीजर्स। हाँ जी, तो अब हमने देख लिया ऑप्टिकल ट्वीजर्स क्या था, कि किसी भी नैनो स्केल के स्ट्रक्चर को हम दो लेजर के सोर्सेज के बीच में रिस्ट्रिक्ट करके उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब और एप्लीकेशंस पे आते हैं मेडिकल फील्ड की। डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, जब हम डिजीज डायग्नोसिस रियल लेवल में करते हैं तो हम क्या करते हैं, लैब टेस्ट पे डिपेंड करते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करते हैं या हिस्टोरिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स के अंदर तो आपको ये होता है कि ओनर आपको हिस्ट्री बताएगा जब जाके आप डायग्नोसिस कर सकते हो, बट ओनर हमेशा आपसे ट्रूथफुल रहता नहीं है। चाहे वो वेटरनरी फील्ड ले लो या वो ह्यूमन फील्ड ले लो, ओनर हमेशा यही कोशिश करता है कि मैं अपनी पूरी जानकारी ना दूं डॉक्टर को, बट विदाउट पूरी जानकारी वो कैसे डायग्नोस करेगा आपको, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लैब डायग्नोसिस पे और फिजिकल एग्जामिनेशन पे। नैनो टेक्नोलॉजी हमें क्या
हेल्प कर सकती है। जैसे हमें पता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ह्यूमंस में बहुत होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडुचेट सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम है जो जेनेटिक लेवल पे होते हैं। और हंटिंगटन कोरिया नाम की एक डिजीज है, वो होती तो जेनेटिक लेवल पे है, बट वो उसके जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं लेट इन द लाइफ, जब आप 30-40 साल के हो जाते हो, जब जाके उसके ट्रेट्स आपको दिखाई देते हैं, और उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। तो नैनो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, नैनो रोबोट्स बना के हम अंदर बॉडी के जाकर उसके डीएनए स्ट्रक्चर को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्राइडुचेट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 है ह्यूमन का, उसमें डिलीशन होता है। ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो उसकी एक अलग से ही प्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। आप समझोगे कि उसमें जो बेस पेयर वगैरह होते हैं, उससे फोस्फेट एंड बेस पेयर की हेल्प से डीएनए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है। तो उसमें किसी भी बेस पेयर का अगर डिलीशन हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज म्यूटेशन। ऐसे ही क्राइडुचेट सिंड्रोम में क्रोमोसोम 5 पे एक बेस पेयर का डिलीशन होने पे जो बच्चा होता है उसके रोने की आवाज एकदम बिल्ली के बच्चे जैसी हो जाती है, तो वो एक सिंड्रोम है। तो ऐसे ही जब हम नैनो रोबोट्स होते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो अर्ली फीटल लाइफ में ये ऑब्जर्व कर सकता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे को है या नहीं। अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे को है, या तो हम मैनिपुलेट करके उसको तभी ठीक कर सकते हैं फीटल लाइफ में, या हम उसे ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं ताकि उसका जो भी जेनेटिक इफेक्ट या फिनोटिपिक इफेक्ट आगे दिखे, मतलब जो भी उसके कैरेक्टर में इफेक्ट आगे लाइफ में दिखना हो, वो हम कम कर सके इन्वायरमेंटल कंडीशन से। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल यूज है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को मिनिमाइज करने का विद द हेल्प ऑफ नैनो रोबोट्स। अब आगे आते हैं नैनो फार्मास्यूटिकल्स। नैनो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल आपको पता है, दवाइयां जो हम खाते हैं, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ऐसे ऐसे, है ना। नैनो फार्मास्यूटिकल होती है कि नैनो लेवल पे हम जाके उसके स्ट्रक्चर को मैंने कई दवाइयां कैसी होती हैं, लाइक एस्पिरिन। एस्पिरिन हम इंजेस्ट करते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं, और वो एसिडिक मीडियम में अच्छा रिएक्ट करती है, इसलिए उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इंजेक्शन है कि वो पेट में जाए। पेट में HCl होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से शो कर पाए। बट वहीं कई दवाइयां ऐसी होती हैं, कई एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि एल्कलाइन मीडियम में अच्छा रिएक्ट करती हैं। तो एल्कलाइन मीडियम तो होता है इंटेस्टाइन में, बट आप खाओगे तो दवाई पहले जाएगी स्टमक में जहां पे एसिडिक मीडियम है, तो वो उसकी या तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी या वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके रेपरकशन क्या होंगे, उसका इफेक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए आप हायर डोज लोगे, बट हायर डोज की ड्रॉबैक ये है कि वो आपके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इफेक्ट ला सकते हैं आपकी बॉडी पे। तो नैनो फार्मास्यूटिकल्स का रोल क्या है कि जो भी सपोज करो कोई दवाई है जिसे अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करना है और आपको मुंह के थ्रू लेनी है वो दवाई, तो उसको हम लिपिड कोटिंग कर देंगे। लिपिड मॉलिक्यूल्स आपको पता है कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, वो भी नैनो लेवल पे हम मैनिपुलेट करते हैं। तो लिपिड से जब हम कोटिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल की या किसी भी दवाई की, तो वो जो एसिडिक मीडियम या HCl स्टमक के अंदर है उसको रेजिस्ट कर जाती है, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो जो लिपिड उसका कवरिंग है वो सोल्यूबल हो जाती है अल्कलाइन मीडियम में, और दवाई अपने आप का जो एक्शन है वो प्रोड्यूस कर सकती है टारगेट ऑर्गन पे। तो इसलिए नैनो फार्मास्यूटिकल का रोल है कि हम जो भी ड्रग है उसको टारगेट साइट पर एज इट इज पहुंचा सकें, और जो कवरिंग है वो टारगेट साइट पर जाकर डिसोल्व होके उस फार्मास्यूटिकल का एक्शन प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि हमें और किसी जगह पे एक्शन नहीं चाहिए, और हमें उस दवाई की एफिशिएंसी भी एकदम 100% के नजदीक चाहिए। जैसे इसमें कैन प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन सिस्टम। इनकैप्सुलेशन सिस्टम का यही मतलब है कि हम फार्मास्यूटिकल को कवर कर देते हैं। एक तो वो स्लोली रिलीज होकर अपना इफेक्ट देती है, टॉक्सिसिटी को कम करती है, दूसरा टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट देती है और कहीं भी नहीं देती। तो जो उसके लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं दवाई के, वो हमें साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, और यही तो हमें चाहिए दवाई से कि उसका इफेक्ट मैक्सिमाइज हो और साइड इफेक्ट कम से कम हो। नैनो रोबोट्स या डीएनए रोबोट्स। अब नैनो रोबोट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो कह सकते हैं रोल है, क्योंकि WHO ने भी या कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह ले, सब ने ये कंसर्न फ्लैग किया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ल्ड के अंदर बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर भी रेड लाइन कैंपेन हमने चलाया था कि ताकि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी को कम कर सके, क्योंकि लोग क्या है सीधा केमिस्ट पे जाते हैं, कहते हैं हमें ये दिक्कत है, केमिस्ट सीधा उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। तो वो खाते 1-2 दिन खाते हैं, उन्हें लगता है हम ठीक हो गए, पूरा कोर्स करते नहीं है,
तो ये जो सारी कंडीशंस है इन्होंने राइज दिया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में क्या है, कोई भी आप एंटीबायोटिक सपोज ले लो, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुई थी 1928 में, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज है गोनोरिया, तो वो 3 घंटे के अंदर गोनोरिया का ट्रीटमेंट कर देती थी। इट वाज दैट मच इफेक्टिव व्हेन इट वाज रिलीज। और मतलब कि इतनी इफेक्टिव होने के बाद आज अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं तो कम से कम भी 5 दिन का कोर्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है किसी भी इन्फेक्शन को डील करने के लिए। तो आप देखो, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक से जो ट्रीटमेंट 3 घंटे में हो जाता था, आज उसके लिए 5 दिन का डोज लेना पड़ता हमें, क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी रेजिस्ट होता जा रहा है उन दवाइयों के लिए। तो अगर वो रेजिस्ट होता जा रहा है तो हमारी दवाई कम इफेक्टिव हो जाएंगी। और आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 40 साल के अंदर कोई भी नई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोलिस्टीन को पोल्ट्री फार्म में बैन किया था, क्योंकि दैट इज द लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक। कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी तो हम कोलिस्टीन की तरफ जाएंगे। बट इन केस अगर वो भी रेजिस्टेंस हो गई तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू टैकल द इन्फेक्शंस। इसलिए आगे नैनो रोबोट्स का रोल आ जाता है। नैनो रोबोट्स क्या, नैनो रोबोट्स है फिजिकल स्ट्रक्चर। जब हम उन्हें शरीर के अंदर डालेंगे तो वो माइक्रोबियल सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको मैकेनिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मैकेनिकली डिस्ट्रक्शन की तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हो सकती, इसलिए नैनो रोबोट्स का आने वाले टाइम में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा रोल होने वाला है कि वो आपके शरीर के अंदर, सपोज आप कोरोना ही ले लो, और वायरस था, वायरस के लिए हमारे पास फार्मास्यूटिकली कोई ऐसा हार्ड लाइन ट्रीटमेंट था नहीं। हम बस कोशिश कर रहे थे हाँ ये दवाई भी ज्यादा असर कर रही है, ये भी कर रही है। बट अगर हमारे पास नैनो रोबोट की टेक्नोलॉजी मास्टर होती तो हम अंदर जाके वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते। वायरस क्या है, इट इज अ डीएनए और आरएनए, है ना। तो मैकेनिकली अगर हम डीएनए आरएनए को ब्रेक कर दें तो फिर वायरस की पोटेंशियल एकदम खत्म हो जाएगी। इसलिए नैनो रोबोट्स का आगे मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा रोल होने वाला है। दूसरा, डीएनए रोबोट्स पे जब हम आते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर बॉडी के अंदर है, लाइक हंटिंगटन कोरिया, क्राइडियो-चैट सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, तो हम, इफ इट इज ट्रीटेबल, तो हम उसको जेनेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं कि रोबोट जाके, डीएनए रोबोट जाके अंदर डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, ये देखेगा कि भाई उसमें जो भी बेस पेयर या तो डिलीटेड है या ऑल्टर्ड है, तो उसको कट करके उसकी जगह नॉर्मल बेस पेयर को वो इंसर्ट कर देगा। जब जेनेटिकली स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए डीएनए रोबोट्स का काम आता है जेनेटिक मैनिपुलेशन मेडिकल फील्ड में। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है, नैनो फार्मास्यूटिकल्स, नैनो रोबोट्स, डीएनए रोबोट, डिजीज डायग्नोसिस, तो ये सारी हम मेडिकल फील्ड की एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही यूज में आने वाली है आने वाले टाइम में। अब ये देखिए आप, वो मैं कह रहा था नैनो रोबोट्स डीएनए को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। जैसे क्रिस्पर जीन, क्रिस्पर और कैस9 अगर आप पढ़ोगे साइंस में, तो दीज आर नोन एज मोलिकुलर सीजर्स। ये हम एक तरह से नैनो रोबोट कह सकते हैं इनको, कि ये जाते हैं डीएनए मटेरियल पे, डीएनए मटेरियल पे जाके ये सिर्फ उसी जगह पे निक करते हैं, उसी जगह पे कट करते हैं जहां पे हमें चाहिए कि वो कट करके नई असेंबली को इंसर्ट करे। तो उसी एरिया को कट करके एक नया बेस पेयर इंसर्ट करके नई असेंबली बनाते हैं, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर कम हो जाता है। या कोई भी नई टेक्नोलॉजी भी हमें बनानी है तो वो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तो क्रिस्पर कैस9 को आप एक डीएनए सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर या एक नैनो रोबोट भी कह सकते हैं। अब ऊपर वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है कुछ नैनो रोबोट्स आरबीसी को लेके जाता हुआ एक आपको दिख रहा है। तो इसका रोल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि बढ़ती उम्र में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पे हमारे वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। वेसल्स का वैसे ही डायमीटर बहुत कम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से वेसल ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम्स रहती है, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो अब हम उसके लिए मेडिकेशंस देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल डिजोल्वर्स देते हैं। बट वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी दवाई इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। नैनो रोबोट का काम इसलिए आता है कि अगर आप उसको वेसल में इंसर्ट कर दोगे तो वो मैकेनिकली उस कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो ब्लड के थ्रू आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। तो नैनो रोबोट्स का यहाँ पे काम आता है कि विदाउट पेनिट्रेंस, विदाउट एनी सर्जरी, आप उस कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत को कम कर सकते हो और हार्ट स्ट्रोक से बंदे को बचा सकते हैं। तो इसे कितने बेनिफिट्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। अब आते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पे। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आज के टाइम पे आपने देखा है हर घर में आरओ लगा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम वाटर फिल्टर करते हैं ताकि वो पीने लायक हो।
पिछले दिनों जैसे रिपोर्ट आई थी तो हमारे जो बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक पॉल्यूशन मिला था। अब ये आर्सेनिक पॉल्यूशन राजस्थान, पंजाब और एमपी में भी मिला हुआ है। और आप देखिए जब आर्सेनिक हम पानी में पिएंगे, आर्सेनिक इतना टॉक्सिक होता है कि वो आपको अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो तो विद इन एन आवर आप मर सकते हो उस टॉक्सिसिटी से। और अगर क्रोनिक है तो वो आपके हेयर्स, नेल्स और इन सब चीजों में डिपॉजिट होता जाएगा और आगे जाके बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर सकता है। इसलिए कन्वेंशनल जो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्नोलॉजी थी वो तो आजकल काम आ नहीं रही है, क्योंकि आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी तो एलिमेंट है ना, आर्सेनिक भी छोटा एलिमेंट है, आप कैसे कन्वेंशनल फिल्टर से उसको फिल्टर कर पाओगे। इसलिए हमने अब नई तरकीब निकाली, नैनो मेम्ब्रेन्स। नैनो मेम्ब्रेन्स क्या है कि वो नैनो लेवल पे एक एटम की थिकनेस के मेम्ब्रेन्स है। अब एक एटम एटम की मेम्ब्रेन से तो पार होने से रहा, आप अगर मैक्रो मेम्ब्रेन बनाओगे तो वो इजीली पार हो जाएगा। बट आप देखो नैनो मेम्ब्रेन में वो एटम से एटम का जब कोलिजन होगा तो इतनी आसानी से पास नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी इसमें होती है रिपेलेंट की टेक्नोलॉजी, कि अगर आपका नैनो मेम्ब्रेन ऐसा है, सपोज आर्सेनिक इज अ कैटायन, वो पॉजिटिवली कोवेलेंट होता है, अगर आपकी नैनो मेम्ब्रेन भी पॉजिटिवली कोवेलेंट है तो वो ऑब्वियसली आर्सेनिक को रिपेल करेगी और पास नहीं होने देगी। इसलिए नैनो मेम्ब्रेन का यूज आता है कि एक तो वो चीप टू मैन्युफैक्चर है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग, और उनकी टेक्नोलॉजी है रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की। तो जिस भी एटम को अट्रैक्ट करना चाहिए उसको पास होने देंगे और जिसको रिपेल करेंगे उसको दूर जाने देंगे। इसलिए हम कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है उसको आराम से फिल्टर कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की बेहद जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश में, जहां पे सिर्फ आर्सेनिक ही नहीं, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी भी हमें देखने को मिलती है, क्लोराइन टॉक्सिसिटी भी हमें देखने को मिलती है। और ये बच्चों में खासकर बहुत ही ज्यादा असर दिखाती है। आपने बच्चों में देखा होगा किसी के दांतों पे मतलब छोटी उम्र में ब्राउन प्लेक्स होने लग जाते हैं, वो ऑब्वियसली क्लोरीन या फ्लोरीन टॉक्सिसिटी का असर होता है। तो नैनो मेम्ब्रेन्स वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या किसी भी उसके अंदर, कि हमें पोर्टेबल वाटर मिल सके, किसी भी टॉक्सिन फ्री वाटर मिल सके। तो ये हो गया वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जैसे सपोज दिस इज अ नैनो फिल्टर, यू कैन सी ऑन राइट हैंड साइड ऑन द टॉप, पॉल्यूटेड एयर के नीचे जो नैनो फिल्टर्स है कैसे वो क्लस्टर हो रखे हैं, उन्होंने एक मैश बना रखा है, जैसे परपेंडिकुलर एंड ट्रांसवर्स लाइन में मैश बना रखा है। तो जो पॉल्यूटेड एयर के एलिमेंट्स हैं या एरोसोल्स हैं वो जाके इस मैश में ट्रैप हो जाते हैं और जो क्लीन हो रहा है वो पास हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी, क्योंकि एरोसोल्स बहुत ही मैक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं, माइक्रो लेवल पे, क्योंकि माइक्रो एरोसोल जैसे हम उन्हें कहते हैं जो पीएम 2.5 से भी नीचे के होते हैं, तो वो आपके लंग्स में जाके बहुत ही मतलब हार्ड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उसको फिल्टर करने के लिए नैनो फिल्टर बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो माइक्रो लेवल के मॉलिक्यूल्स को भी फिल्टर करके आपको क्लीन एयर दे देती है। नीचे वही वाटर प्यूरिफायर दिखा रखा है कि नैनो फिल्टर से वाटर मॉलिक्यूल्स तो पास हो पा रहे हैं, बट कंटेमिनेटेड जो पार्टिकल है उसको नैनो मेम्ब्रेन रिपेल कर देती है और उसको अपने थ्रू पास होने नहीं देती। तो ये दोनों जो तरीके हैं वो एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर के तरीके हैं नैनो मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नियर टू द 100% प्योरिफिकेशन, खैर 100% हर किसी चीज में नहीं हो सकता, तो बट नियर टू 100% हम नैनो फिल्टर्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है नैनो टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करें तो नैनो सेंसर्स की हम बात करते हैं। नैनो सेंसर्स में क्या होता है कि हम सपोज करो कि एक प्लांट है, प्लांट में हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। फ्लड इरिगेशन का अगर मैं नॉर्मल लाइफ से आपको ऐसे बताऊं, सपोज आपको प्यास लगी है और आपको 1 गिलास पानी पीना है, पर मैं आपको उसके बदले 1 बाल्टी पानी की भर के लाके दे दूं, अब पूरी बाल्टी तो आप पियोगे नहीं, आप तो 1 गिलास ही पियोगे। तो वो पूरी बाल्टी में से 1 गिलास आपने पी लिया, बाकी सब कहाँ गया, खराब हो गया, वो उसे तो कोई नहीं पिएगा। तो ऐसे फ्लड इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पूरा खेत का खेत भर देते हैं। अब एक प्लांट है यार, उसको कितनी जरूरत है पानी की, है ना, क्या एक टाइम पे उसको 20 ml पानी, 10 ml पानी इतनी जरूरत होती है, पर आपने तो उसको एकदम बाढ़ ला दी है पानी की। तो इसलिए नैनो सेंसर हमारे क्या काम आते हैं, हम नैनो सेंसर को रूट्स में फिट करते हैं। रूट्स को वो एनालाइज करते हैं कि मैकेनिज्म उसका क्या है, वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर रहा है, या लीव्स में उसको इम्प्लांट करके देखते हैं कि वो कितना पेस्टिसाइड एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो नैनो सेंसर के थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक प्लांट की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या फर्टिलाइजर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है, ताकि हम उसे उतना ही दें, है ना। उसके थ्रू हम उसकी प्रोडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं कि हमने इतना फर्टिलाइजर, इतना पानी डाला, उसके जरिए उसकी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की इतनी थी। तो आगे हमें कैसे मैनिपुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारा फर्टिलाइजर होता है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, हमने डाल दिया। हमारे यहाँ इंडिया में वैसे ही रेशियो नाइट्रोजन की 9 के ऊपर है, रिकमेंडेड है 4:1, बट हमारी 9:1 होती जा रही है। तो ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तो क्रॉप उसको आराम से यूज कर सकती है। हम फिर भी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन दिए जा रहे हैं, तो उसका कोई यूज तो है नहीं। वो अल्टीमेटली आपकी सॉइल को एसिडिक बनाएगा और इनफर्टाइल कर देगा। इसलिए नैनो सेंसर्स हम प्लांट्स में लगाते हैं, एक तो ये एस्टिमेट करने के लिए कि सोइल में फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कितनी है और प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है और प्लांट की जरूरत क्या है। दूसरा, जो नैनो एप्लीकेशंस हैं, हम फर्टिलाइजर को भी नैनो सेंसर्स या नैनो रोबोट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं रूट्स पे। हमें एकदम बल्क में उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। सपोज एक नैनो रोबोट के थ्रू आपने पेस्टिसाइड है वो लीव्स के ऊपर अप्लाई कर दिया एकदम स्मॉल क्वांटिटीज में। अगर आप एकदम लार्ज क्वांटिटीज में करोगे तो वो लीव्स के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो इन प्रोडक्टिविटी पे असर करेगा। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये होता है बायो एक्यूमुलेशन या बायो फोर्टिफिकेशन। आप जो भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो वो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और एट द एंड वो ह्यूमंस में ही टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फूड चेन का हम भी तो हिस्सा है ना। तो इसलिए नैनो सेंसर्स और जो नैनो रोबोट्स हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए, वो एक तो क्रॉप की एस्टिमेटेड क्वांटिटी को जानते हैं, दूसरा वो इफेक्टिवली उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, वाटर और फर्टिलाइजर को रूट्स के ऊपर और पेस्टिसाइड्स को बॉडी या स्टेम के ऊपर। अब ये नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स। नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स, इनपुट का मतलब है कि हम जो प्लांट्स को दे रहे हैं, लाइक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, ये इनपुट है। और नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स का मतलब है हम इनको नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप टॉप में देख रहे हैं नैनो फर्टिलाइजर एंड नैनो पेस्टिसाइड, इन्होंने रूट पे अप्लाई किया है और ये इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा, ये क्वालिटी ऑफ सोइल को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर डालोगे आपकी सोइल या तो एल्कलाइन हो जाएगी या एसिडिक हो जाएगी। जैसे पंजाब हरियाणा में आजकल हमें देखने को मिलता है, इतना फर्टिलाइजर डलता है कि आजकल वो सोइल एसिडिक होती जा रही है। फिर स्मार्ट मॉनिटरिंग कैसे? नैनो सेंसर्स के थ्रू हम जब रूट्स या स्टेम में नैनो सेंसर्स अप्लाई करते हैं, हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि प्लांट कैसे अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी जा रही है उस स्पेसिफिक इनपुट के लिए। सपोज हमने 10 ग्राम फर्टिलाइजर डाला है और उससे प्लांट अपने आप में 5 ग्राम की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो हम उसके थ्रू ये जज कर सकते हैं कि हमें आगे आने वाले टाइम में नाइट्रोजन ज्यादा डालने की जरूरत है, फॉस्फोरस डालने की जरूरत है, या कुछ भी डालने की। इसके थ्रू जो हम सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को, वो भी हम, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड बना है गवर्नमेंट, सोयल हेल्थ कार्ड का यही बेसिक प्रिंसिपल है कि हम देखें कि सोयल में जरूरत किस चीज की है। वो सोयल को टेस्ट कर रहे हैं, बट नैनो सेंसर्स आपकी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट को टेस्ट करेंगे कि प्लांट को एक्चुअली में जरूरत है कितनी। अब जो किसान है वो हर जगह सेम फर्टिलाइजर डालता है, जबकि क्रॉप्स तो अलग अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो वो अलग अलग फर्टिलाइजर को सेंस करेगा नैनो सेंसर और बताएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसलिए हम उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर में नैनो सेंसर्स की बड़ी यूज है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होने वाला है। फिर दूसरा आता है नैनो एग्री प्रोडक्ट्स, वो था नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट, जो हम इनपुट दे रहे हैं लाइक फर्टिलाइजर। नैनो एग्री प्रोडक्ट्स होता है जो प्लांट हमें दे रहा है। अब आप नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स डालोगे, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है फर्टिलाइजर वो डालोगे, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा वो उसमें भी तो नैनो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड होगी। सपोज आपने फर्टिलाइजर डाला जिसमें आपने कोई भी नैनो स्ट्रक्चर डाला, सिल्वर का डाला या नाइट्रोजन का डाला, कुछ भी डाला, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, उसमें भी तो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट होगी ना, उसका भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वो नैनो जो आपने स्ट्रक्चर फर्टिलाइजर को दिया है वो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट में भी दिखेगा। और
जो आप जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो इन्हीं नैनो एग्री प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जिन प्रोडक्ट्स को नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उगाया गया हो। तो इनके लिए अभी सरकार ने गाइडलाइन भी प्रोड्यूस करी थी कि नैनो एग्री इनपुट और नैनो एग्री प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है और क्या वो चीजें हैं इनकी। दूसरा फिर नैनो सिल्वर रैपिंग फॉयल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपने सबने एल्यूमिनियम फॉयल यूज किए खाना पैकेज करते हुए। तो ये नैनो सिल्वर रैपिंग फॉयल क्या है, एक तो सिल्वर जो होता है उसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है माइक्रोब रिपेलेंट की, वो अपने ऊपर माइक्रोब्स को बैठने नहीं देता। तो एक तो ये क्वालिटी है, और नैनो सिल्वर रैपिंग फॉयल की क्वालिटी है कि वो माइक्रोब्स को बाइंड भी कर लेता है अपने अंदर और फूड तक पेनिट्रेट नहीं होने देता। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नैनो सिल्वर रैपिंग फॉयल मतलब अभी तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, बट आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज इट इज हाईली एफिशिएंट माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में। तो ये देखिए शुरू में आपको ये साइकिल दिख रही है फूड पैकेजिंग सिक्योरिटी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू फूड सेफ्टी भी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हम पैथोजन डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। एलर्जन जो होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, उनको भी नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जैसे कोई ग्लूटेन एलर्जन होता है तो उसको ग्लूटेन खाना मना होता है। तो ऐसे ही कई एलर्जन होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, बट नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन्हें पहचान के उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर फूड प्रिजर्वेशन में जैसे सिल्वर फॉयल माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के लिए होती है। एनकैप्सुलेशन होता है कि आप प्रोडक्ट को एनकैप्सुलेट करते हो ताकि माइक्रोब उसको टच भी ना कर पाए। फिर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो अपने आप में ही उसकी प्रिजर्वेशन क्वालिटी और इंक्रीज हो जाए, है ना। अब नीचे देखिए एंटी माइक्रोबियल नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर फूड सेफ्टी, ये दिखा रखा है नैनो सेंसर्स फॉर माइक्रोबियल डिटेक्शन। अब कोई भी फूड है उस पे जब आप माइक्रोब को, अब नेकेड आई से तो माइक्रोब डिटेक्ट नहीं कर सकते आप, लैब मेथड्स के अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो नैनो सेंसर्स के थ्रू आप माइक्रोब को डिटेक्ट करके उसको एज इट इज डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ऐसे ही आप नैनो सिल्वर पैकेजिंग इसलिए बनाई जाती है, वो डिटेक्ट भी कर लेती है और डिस्ट्रॉय भी कर लेती है, और बाहर वाला जो माइक्रोब है उसको अंदर भी नहीं आने देती। सो इट इज हाईली एफिशिएंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल प्लांट का डीएनए आरएनए, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं फॉर आवर नीड्स। सपोज हमें राइस की प्रोडक्टिविटी चाहिए कि भाई 1 हेक्टेयर में राइस इतना प्रोड्यूस हो रहा है, हमें इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो हम कोई भी बाहर की मान लो क्रॉप है, जैसे हाई यील्डिंग सीड हम मैक्सिको से लाए थे, मैक्सिको की जो वैरायटी थी वो लेंथ में छोटी थी। तो जो भी मटेरियल, जो भी इनपुट वो लेंथ को बढ़ाने में यूज करती है क्रॉप, वो उसने लेंथ छोटी होने पर अपने फ्रूट्स या सीड में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसका जो सीड था, राइस का सीड, वो ज्यादा बल्कि होने लग गया और उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आने लगी। इसलिए हमने फिर HYV सीड मैक्सिको से मंगाए, हमने यहाँ पे उगाए। तो वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है। और कॉटन में भी हमने बीटी कॉटन जब उगाया तो बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम का बैक्टीरिया है, उससे हमने जीन को निकाला और उसको कॉटन में इनकॉर्पोरेट किया। तो वो इसलिए किया क्योंकि हम आर्मी बॉलवर्म को रेजिस्टेंस करना चाहते थे क्रॉप के, जो कि मेजर फैक्टर था क्रॉप के डिस्ट्रक्शन का। तो जैसे ही हमने उस बैसिलस से जीन को उसमें इनकॉर्पोरेट किया तो प्लांट उस पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंट हो गया तो क्रॉप डिस्ट्रक्शन कम हो गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी तो फार्मर इनकम भी बढ़ने लगी और पॉवर्टी कम होने लगी। तो दिस इज ऑल लिंक्ड कि हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इसलिए करते ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और अल्टीमेटली फार्मर इनकम इंक्रीज हो सके। बट इन टूडेज वर्ल्ड, जैसे आईपीसीसी ने वैसे ही रिपोर्ट ने फ्लैग किया है कि हो सकता है अगर इसी दर से हम चलते रहे तो 22nd सेंचुरी भी देखेंगे या नहीं, हमें किसी को नहीं पता। तो क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी को बहुत ही ड्रास्टिकली हर्ट करने वाला है, वैसे ही कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अप टू 2050 इट इज एक्सपेक्टेड कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 9 बिलियन हो जाएगी। तो अब 9 बिलियन को फीड करने के लिए भाई आपको प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा चाहिए, क्रॉप्स भी ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अल्टीमेटली आप जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे कि हम इस क्रॉप को, कल को फ्लड आ जाए, कल को ड्रॉट आ जाए, या टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ जाए, तो हमारे पास ऐसी क्रॉप्स हों जो ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में भी पैदा हो सके। सपोज कि वीट है, वीट अब टेम्परेट जोन की क्रॉप है। वीट को ग्रो होने के लिए ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, सर्दियों में ग्रो होती है वो। बट आप
करो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये जो एवरेज टेम्परेचर है सर्दियों का वो 4 से 5 डिग्री बढ़ जाए, तो भूल जाओ कि वीट पैदा होगी। वीट पैदा नहीं होगी, हम खाएँगे क्या? रोटी नहीं मिलेगी खाने को। तो इसलिए हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ऐसे हार्श कंडीशन में भी हम उगा सकें। जैसे आईसीआर ने पूषा यशस्वी वैरायटी उगाई है वीट की। अब पूषा यशस्वी एक तो प्रोड्यूस ज़्यादा देती है, दूसरा हाई टेम्परेचर पे भी उग सकती है और लेस वाटर एरियाज़ में भी। तो देखो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया है ताकि वो ड्रोट से भी रेजिस्ट हो और वो प्रोडक्टिविटी भी हाई दे ताकि वर्ल्ड पॉपुलेशन को फीड किया जा सके और वो हाई टेम्परेचर पे भी थोड़ा रेजिस्टेंट हो। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड भी क्रॉप्स भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है क्योंकि एटलीस्ट हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं डीएनए लेवल पे। डीएनए इज ए नैनो स्केल टेक्नोलॉजी। तो जब डीएनए लेवल पे हम जाके मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हम नैनो स्केल पे ही मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ये बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट होता है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी लिविंग मटेरियल से डील करती है, तो ये हर जगह दोनों चीजों का पार्ट है। अब आते हैं क्लीन इन्वायरमेंट में इसकी एप्लीकेशंस क्या है। सोलर और फ्यूल सेल जो हम बनाते हैं, फ्यूल सेल में हम जैसे हाइड्रोजन सेल भी होता है और एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी होता है जहाँ पे हम माइक्रोब का यूज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो या हाइड्रोजन हो या माइक्रोब हो, दोनों है तो नैनो स्केल पे। तो हमें मैनिपुलेशन कहाँ पे जाके करनी है? नैनो स्केल पे ही करनी है एट द एंड। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है कि हमें मोर एफिशिएंट फ्यूल सेल्स बनाते हैं तो हमें माइक्रोबियल या एटॉमिक लेवल को इतना मास्टर करने की जरूरत है कि हम उसकी पोटेंशियल को बढ़ा सकें। जो सोलर सेल हम बनाते हैं उसमें जो भी सेल होते हैं, मतलब उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी नैनो स्केल पे होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी, सोलर इंसोलेशन को यूज करके फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। बिकॉज आप देखो हमेशा यही बताया जाता है कि जब भी छोटी चीज होती है या माइक्रो स्केल पे चीज होती है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी को कैप्चर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें विलाई नाम के स्ट्रक्चर होते हैं। विलाई नाम के स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोस्कोपिक फोल्डिंग्स होती हैं वो उस म्यूकोसल लेयर के अंदर। आप जनरली देखो तो इंटेस्टाइन लेयर के अंदर फोल्डिंग्स होते हैं। अब उन फोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया जो इंटेस्टाइन का वो इंक्रीज हो जाता है ताकि हमारा फूड आराम से एब्जॉर्ब हो सके। सिमिलरली सोलर सेल्स के अंदर भी जो हम वो यूज करते हैं, सर्किट्स यूज करते हैं, उसमें भी बहुत माइक्रो लेवल के चिप्स हम डालते हैं ताकि वो जो मैक्सिमम इंसुलेशन कैप्चर कर सके और फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। फिर आते हैं टाइनी वेस्ट वाटर फिल्टर। फिल्टर की जैसे हमने पहले बात की है कि वो जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर कर देगा, अनरिक्वायर्ड को रिपेल कर देगा। ऐसे टाइनी वेस्ट वाटर फिल्टर्स के थ्रू हम जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स की एमिशंस है, क्योंकि हम कई टेक्नोलॉजी लाते हैं बट नियर परफेक्शन कोई भी नहीं होती, सबके कोई ना कोई लिमिटेशंस होते हैं। तो ये होपफुल है कि हम ये जो टाइनी फिल्टर्स ला सके नैनो टेक्नोलॉजी से, ये हमें पर्टिकुलेट मैटर, जितना छोटे से छोटा पर्टिकुलर मैटर हो उसके थ्रू भी हमें प्यूरिफाइड एयर पहुंचा सके। और फिर ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स आज के टाइम पे बहुत ही ग्रेव कंसर्न है क्योंकि अभी पीछे साइबेरिया में हुआ था, कई बार पैसिफिक ओशन में भी होता है। ऑयल स्पिल से क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो बिगड़ती है, आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, मछलियां मर जाती हैं, प्लैंकटन मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको इफेक्ट होता है। और फिशरमैन में नहीं, ओवरऑल जो हाइड्रोस्फीयर है अगर वो इफेक्ट होएगी तो अल्टीमेटली आपको बायोस्फीयर को भी इफेक्ट करेगी। तो ऑयल स्पिल हाइपोक्सिक जोन को मतलब ऑक्सीजन कम करती है क्योंकि वो एक कोटिंग बना लेती है पानी के ऊपर जिससे ऑक्सीजन डिसोल्व नहीं हो पाती। तो ऑयल स्पिल मेजर कंसर्न है और नैनो टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि ये ऑयल स्पिल को टैकल कर सकती है। तो अभी इसमें रिसर्च चल रही है और आगे होपफुली कि ये टेक्नोलॉजी भी काम में आने वाली है। अब कंसर्न्स की बात करते हैं। देखो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती कि जो परफेक्ट हो, हर किसी के अपने लिमिटेशन, हर किसी के अपने वो होती है। तो अब इसके कंसर्न की बात करें तो पहला कंसर्न तो यही है कि जो हम नैनो मटेरियल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अगर वो सपोज कोई मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फॉर एग्जांपल हम एज ए नैनो टेक्नोलॉजी टिन ऑक्साइड को या निकल ऑक्साइड को भी यूज करते हैं बट वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब जो मटेरियल बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और वो जबकि वो नैनो मटेरियल है तो वो ऐसी जगहों पे इनकॉर्पोरेट हो सकता है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। सपोज करो कि हम
बॉडी में नैनो फार्मास्यूटिकल्स दे रहे हैं। नैनो फार्मास्यूटिकल्स हमने कह तो दिया कि हाँ भाई अपने टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करेगी, हाई एफिशिएंसी है उसकी, ये है। बट इन केस अगर वो एक्यूमुलेट होने लग जाए बॉडी के अंदर, नेजल कैविटीज या लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो आप सोच सकते हो उसका कितना ग्रेव इफेक्ट होगा। जो हम मैक्रो फार्मास्यूटिकल इंजेस्ट करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं जा सकती आपके ब्रेन के अंदर, बिकॉज उसका अपना मैकेनिज्म, उसको बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो एक्सक्रीट हो जाती है इजीली। बट नैनो मटेरियल्स आपके आराम से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे, आराम से वो लंग्स और ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। जैसे बकी बॉल्स नाम का एक नैनो मटेरियल है जिसको देखा गया कि फिश में हाईली ब्रेन डैमेज पोटेंशियल है उसकी। तो ऐसे ही नैनो मटेरियल हमारे बॉडी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या कोई भी ऐसी कैविटी नहीं है जहाँ पे नैनो मटेरियल डिफ्यूज ना कर सके। तो ये कंसर्न बहुत ही बड़ा है और इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है कि हम इन्हें ह्यूमन में यूज कर भी सकते हैं या नहीं। दूसरा, जैसे हमने प्लास्टिक्स देखे हैं, प्लास्टिक्स में माइक्रो प्लास्टिक्स एक कैटेगरी है जिनको कहते हैं कि प्लास्टिक जब टूटता रहता है या सोलर इंसुलेशन की वजह से या किसी भी मैकेनिकल फोर्स की वजह से, तो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। और माइक्रो प्लास्टिक की इतनी पोटेंशियल है कि वो बॉडी कैविटीज में जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, कोई भी उसे इंजेस्ट कर सकता है और वो जाके वेसल्स को भी ब्लॉक कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस चीज के और वो बहुत दूर तक भी ट्रेवल कर सकता है। सिमिलरली नैनो मटेरियल्स का भी साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स का साइज तो बल्कि कहते हैं 5 mm, 1 से 5 mm के रेंज में होता है। नैनो मटेरियल्स आप देखो नैनो रेंज में होता है उसका साइज। तो वो कितनी दूर तक जा सकता है और कितना ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकता है। फूड चेन के अंदर आप नैनो क्वांटिटीज में अगर उसको इंजेस्ट करते जा रहे हो और हाईली ट्रोपिक लेवल पे जाओगे तो बायो फोर्टिफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन को रिजल्ट कर सकता है और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्सेनिक का एग्जांपल ले लेते हैं, आर्सेनिक या मोलिबेडनम। आर्सेनिक और मोलिबेडनम ऐसे एलिमेंट हैं जो सोइल्स में पाए जाते हैं, कई रीजन्स की सोइल्स में पाए जाते हैं। वो सोइल्स में पाए जाते हैं तो प्लांट उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो प्लांट उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फिर प्लांट के थ्रू हम जब प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या फूड चेन के अंदर भी एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। इसलिए कई रीजन्स में देखा गया, जैसे जो घास चरने वाले जानवर होते हैं, बफेलो होगी, गोट होगी, तो उनमें आर्सेनिक और मोलिबेडनम टॉक्सिसिटी कॉमनली पाई जाती है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है बायो एक्यूमुलेशन है, बायो फोर्टिफिकेशन का। और अल्टीमेटली मोलिबेडनम आर्सेनिक है क्या, दे आर नैनो मटेरियल्स, दे आर एलिमेंट्स दैट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है फूड चेन में बायो एक्यूमुलेशन या बायो फोर्टिफिकेशन का। दूसरा, जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं या कोई भी लॉस बनाते हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में करना होता है कि हम पब्लिक को कंसल्ट करते हैं कि भाई आप ये टेक्नोलॉजी ला तो रहे हो, इसके पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ, पब्लिक से कंसल्ट करो, हेल्दी डिबेट करो कि भाई इसका ज्यादा क्या है, इसके पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा, अगर नेगेटिव कम भी है तो वो इंटेंसिटी क्या है उन ड्रॉबैक्स की। अगर उनकी इंटेंसिटी इतनी है कि वो हर दूसरे बंदे में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर जाएं, तो फिर उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी में पब्लिक कंसल्टेशन इतनी हाई स्केल पे नहीं हो पाई है। और जबकि दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि आप सब स्टेक होल्डर्स को डिबेट में इंक्लूड करो ताकि वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके और हम चीजों को रेक्टिफाई कर सके बिफोर मेकिंग इट पब्लिक। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा आता है ग्रेगू। ग्रेगू क्या है, ये टाइनी रोबोट्स हैं जिनकी एबिलिटी है सेल्फ रेप्लिकेट करने की। जैसे वायरस होता है, वायरस को भी हम एक तरह से नैनो रोबोट कह सकते हैं, क्योंकि वो है तो अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है वो, बाहर वो डेड है, बट आपकी बॉडी में जाके वो सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है। सिमिलरली ग्रेगू टाइनी रोबोट्स हैं जो आपने बना दिए बट वो खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब आप देखो आपकी बॉडी में कोई भी नैनो रोबोट भेज दिया, अब वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा एंड यू कैन सी अगर उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी होगी तो आपकी बॉडी को वायरस या बैक्टीरिया से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो। फिर लास्ट जो कंसर्न इसका ये आता है कि इसकी रिसर्च है वो इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर रही है कि जो रेगुलेटरी लॉज हैं कई कंट्रीज ने, आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे, यूरोप यूएसए की बात मैं नहीं करता, बट और जो कंट्रीज हैं अपना इंडिया है या साउथ एशियन या सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज को ले लें, तो उनमें एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा रहती है।
दूसरा, हम रेगुलेटरी, हमारे रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे मतलब व्यू पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं है कि हम एक होलिस्टिक लॉ बना सकें, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को ध्यान में रख के। बट जो रिसर्च है नैनो टेक्नोलॉजी में, वो इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर रही है कि वो यूज़ में आने लग चुकी है, जबकि उसके रेगुलेशंस अभी तक ढंग से नहीं बन पाए हैं। तो ये सारे बहुत ही मेजर कंसर्न है जो हमें पहले रेक्टिफाई करने होंगे कि इससे पहले कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को पब्लिक यूज में ला सकें। अब इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसको प्रमोट करने के लिए? 2007 में हमने नैनो मिशन लॉन्च किया था। एक्चुअली में नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी 9th 5 ईयर प्लान में, जो 2002 में आया था। उसमें सरकार ने कहा था कि अब हम आने वाले टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, इसकी रिसर्च में हम योगदान देंगे और आने वाले टाइम में हम इसको यूज भी करेंगे, हम इसके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो अल्टीमेटली 2007 में इन्होंने नैनो मिशन लॉन्च किया। दूसरा, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई ने इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर्स, फैकल्टी होंगे जो कि इस रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाहर के इंस्टीट्यूट से भी कोलैबोरेट करेंगे, ताकि हम खुद सारी रिसर्च करने के बजाय उनकी टेक्नोलॉजी को भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सके, और कोई अलग रिसर्च पॉइंट है या कोई अलग पॉइंट है इस टेक्नोलॉजी का, उस पे हम अपनी रिसर्च कर सकें। या डेवलपिंग कंट्रीज को जो चाहिए, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट और यूएसए की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट नैनो टेक्नोलॉजी में मोस्ट प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो हम ज्यादा फोकस उन चीजों पे करें बजाय कि ऐसी चीजों पे जिन्हें हमें इतनी जरूरत नहीं है। फिर इंस्पायर स्कीम आई थी, जो रिसर्चर या फेलोशिप प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आप नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी रिसर्च करो, नए नए आइडियाज लाओ, पैसे सरकार देगी आपको। फिर अभी पिछले कुछ महीनों में नैनो फार्मास्यूटिकल, नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स और नैनो एग्री प्रोडक्ट्स को लेके गाइडलाइन जारी की है सरकार ने। ये गाइडलाइन इसलिए जारी की है, जैसे मैंने आपको अभी ड्रॉबैक्स बताए थे कि नैनो फार्मास्यूटिकल आपकी इतनी माइन्यूट लेवल पे जो ड्रग है वो आप भेज तो दोगे शरीर के अंदर, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आपको पता नहीं है क्या हो सकते हैं। तो ये गाइडलाइन जारी की है कि बहुत ही केयरफुल रिसर्च करो इन प्रोडक्ट्स में, और ये देखो कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, और जल्दी से जल्दी इनको रेक्टिफाई करो ताकि हम इनको यूज में ला सकें। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं और आगे भी चलते रहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब नैनो टेक्नोलॉजी, मैंने टॉपिक आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि साइंस का जो नैनो टेक्नोलॉजी टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट, बिकॉज एक तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव टेक्नोलॉजी है। कॉन्स्टिट्यूटिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हर जो टेक्नोलॉजी है, या तो आप न्यूक्लियर ले लो या बायोटेक्नोलॉजी ले लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर चीज में आपकी नैनो टेक्नोलॉजी काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार कर रहे हो, जेनेटिकली मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनिपुलेशन तो आप डीएनए आरएनए का ही कर रहे हो, बेस पेयर्स का ही कर रहे हो, तो वो क्या है, एट द एंड नैनो स्केल पे ही आप मैनिपुलेट कर रहे हो ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी है वो भी। दूसरा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जब आप हाइड्रोजन से डील करते हो, फ्यूजन या फिजन से डील करते हो, एटॉमिक लेवल पर डील करते हो, अल्टीमेटली क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब जब हम स्पेस में रॉकेट भेजे, हमें जब री एंट्री मॉड्यूल हमने तैयार किया स्पेस में क्रू को भेजने के लिए, तो री एंट्री मॉड्यूल के लिए हमें चाहिए कि जो हमारा सरफेस है जिससे हमने वो रॉकेट बनाया वो हाईली हीट रेजिस्टेंट हो, ताकि वो आते हुए फ्रिक्शन से ऐसा ना हो डिस्ट्रॉय हो जाए और लॉस ऑफ लाइफ हो जाए। जैसे कल्पना चावला का हमने देखा था 2004 में, उनका रॉकेट जो है अंदर आते हुए फ्रिक्शन से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो जो कोटिंग्स हमने तैयार किए हैं, दैट आर अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे ही मिसाइल्स वगैरह को तैयार करने के लिए, उनको भी रेजिस्टेंट बनाने के लिए हीट के, हम नैनो टेक, तो नैनो टेक्नोलॉजी देखिए आप हर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, और आने वाले टाइम पर नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए आप इस ट्रेंड को देखते हुए देखो, 2020 के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी नैनो टेक्नोलॉजी से सवाल आया है। प्रीलिम्स का सवाल हम डिस्कस करते हैं, कार्बन नैनोट्यूब्स। नैनोट्यूब्स जैसे मैंने आपको बताई थी, सिंगल एटम थिक होती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती हैं। तो कार्बन नैनोट्यूब्स से इन्होंने रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी थी कि भाई इन स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी सही हैं। मैंने इनमें बाकी ऑप्शन इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ मेन मेन ऑप्शन इंक्लूड किए हैं। इसमें आपको एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही है इसमें, तो आपको ये बताना कि कौन कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी, कि आप ह्यूमन बॉडी में कार्बन नैनोट्यूब्स के थ्रू ड्रग्स और एंटीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में आप कोई भी चीज़ फिट कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपने कोई भी ड्रग डाल दिया उसके अंदर, तो वो नैनो ट्यूब अपने अंदर स्टोर करके कहीं भी ले जा सकती है। आपको ब्लड वेसल में पहुँचानी है, इंटेस्टाइन में पहुँचानी है, स्टोमक में पहुँचानी है। तो उसका स्ट्रक्चर ही देखें, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली एक कैरियर के रूप में ही होता है। तो ड्रग या एंटीजन, एंटीजन क्या है, वैक्सीन में आपके काम आते हैं। वो हम जब मेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो ड्रग और एंटीजन को कैरियर के थ्रू वो नैनो टेक्नोलॉजी, सॉरी नैनो ट्यूब में आप इनकॉर्पोरेट करके टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये कैरियर के रूप में यूज हो सकता है। दूसरा, कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये कह रहा है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट इंजर हो गया, अब आप वहां पे नैनो ट्यूब को आर्टिफिशियल कैपिलरी के रूप में, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी आर स्मॉल वेसल्स जिनका बहुत ही कम डायमीटर होता है और वो आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो सपोज कि कोई कैपिलरी डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई कैपिलरी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसका रिस्क क्या होता है कि आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो आप क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है नैनो ट्यूब का, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही कैपिलरी का है। कम थिकनेस कैपिलरी की भी है, कम थिकनेस नैनो ट्यूब की भी है, क्योंकि वो भी नैनो स्केल पे है, कैपिलरी भी नैनो स्केल पे है। तो ऑब्वियसली नैनो ट्यूब उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि जहां से भी कैपिलरी डिस्ट्रॉय हुई है, वहां पे आप चेन ऑफ नैनो ट्यूब्स ले जाके इनकॉर्पोरेट कर दो, ताकि ब्लड सप्लाई कंटिन्यूअस रहेगी। ताकि दो एंड है, सपोज दो एंड कैपिलरी के ब्रेक हो गए हैं, आपने बीच में नैनो ट्यूब को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो ब्लड सप्लाई कंटिन्यूअस रहेगी उसके थ्रू, क्योंकि एटलीस्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसको कोई मतलब रोक टोक नहीं है उसके फ्लो के लिए। तो ये ऑब्वियसली आर्टिफिशियल कैपिलरीज की तरह यूज हो सकती है इंजर्ड पार्ट्स में। कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ऑब्वियसली इट कैन बी यूज, क्योंकि नैनो ट्यूब आप बॉडी में इनकॉर्पोरेट करो किसी भी सेंसर के थ्रू, आप कंप्यूटर से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जाके आपने शायद ब्लड वेसल में भेज दी, सपोज इंटेस्टाइन में आपने नैनो ट्यूब इनकॉर्पोरेट कर दी किसी भी पार्ट में, और आपने उसको कंप्यूटर के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो सेंस कर सकती है कि आपकी फूड की मूवमेंट क्या है, आपके इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स किस रेट से आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पा रही है, या अगर कोई डिजीज भी है, इन्फ्लेमेशन भी है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो कितनी है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तो वो एज ए बायोकेमिकल सेंसर भी यूज हो सकती है, ट्यूमर को भी डिटेक्ट करने में या कोई भी माल फंक्शन डिटेक्ट करने में। फिर चौथा है कार्बन नैनोट्यूब्स है बायोडिग्रेडेबल। पहले इस ऑप्शन को लेकर डाउट होता था कि कार्बन नैनोट्यूब एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, बट रिसेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि कोई ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, एक क्लास के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कार्बन नैनोट्यूब्स को डिग्रेड कर सकते हैं। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, पूरी तरह वो नहीं हुआ है, बट हाँ, पिछले टाइम जो रिसर्च आई थी उसमें साइंटिस्ट ने कहा है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम कार्बन नैनोट्यूब्स को डिग्रेड कर सकते हैं। तो कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड इन्होंने चार ऑप्शन दिए और चारों के चारों ही सही हैं। अब ये आप तभी ठीक कर सकते हो जब आपको कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में पता हो। एक तो नैनोट्यूब जब इतना छोटे नैनो स्केल पे काम करती है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी के हर चीज को मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हो उसके जरिए। दूसरा कि दूसरा हाँ, कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर ये बायोडिग्रेडेबल है, और नैनो स्केल पे जब ये काम करती है तो बहुत ही मतलब हाईली बेनिफिशियल है इसको, इसलिए रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कार्बन नैनोट्यूब में सीधा सीधा वो पूछा है। और नैनोट्यूब का आप, सॉरी मैंने स्लाइड में स्ट्रक्चर नहीं डाला, नैनोट्यूब का आप एक बार गूगल कर सकते हो, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल एटम थिक। तो आप उसे देख सकते हो कि वो एज अ कैरियर, एज अ सेंसर आराम से कैपिलरी के तौर पर भी काम कर सकता है, आपको स्ट्रक्चर देखते ही लग जाएगा उसका। फिर मेंस 2020 में भी इसका सवाल देखो, सीधा सीधा सवाल आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन दी हेल्थ सेक्टर। तो हमने जो शुरू की 3-4 स्लाइड्स देखी थी कि एप्लीकेशंस इन द मेडिकल फील्ड, वो सीधा सीधा इन्होंने पूछ ली। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने पूछी क्यों है। क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिवली यूज किया 3 फील्ड्स के अंदर। पहला फील्ड कि जब वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, वायरस को टैकल करने के लिए बॉडी जो है साइटोकाइंस रिलीज करती है। साइटोकाइंस आर केमिकल मॉड्यूलेटर्स, कि वो कहीं भी फॉरेन एंटीजन है या इन्फ्लेमेशन है, बॉडी साइटोकाइंस रिलीज करेगी ताकि वो जाके उस चीज को टैकल कर सके। जब साइटोकाइंस जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म।
करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में आपने ये टर्म देखी होगी, साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म है जब जरूरत से ज्यादा साइटोकाइंस आपकी बॉडी रिलीज करे इन्फ्लेमेशन को टैकल करने के लिए। बट जब वो जरूरत से ज्यादा होते हैं साइटोकाइंस, तो वो आपकी शरीर को ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। रेडनेस आ जाती है शरीर में, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, डेक्सामेथासोन इज अ कोर्टिकोस्टेरॉइड, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करता है वो ड्रग। तो उस ड्रग को उन्होंने लिपिड स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड किया था। नैनो स्ट्रक्चर है लिपिड, लिपिड के अंदर इनकैप्सुलेट करके डेक्सामेथासोन ड्रग को उन्होंने उन बॉडी पार्ट्स के, क्योंकि कोरोना कहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, लंग्स में कर रहा था, विसरल ऑर्गन्स में कर रहा था, तो और जगह नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, लिपिड इनकैप्सुलेट करके डेक्सामेथासोन को उन ऑर्गन्स तक पहुंचाया ताकि डेक्सामेथासोन वहां जाके साइटोकाइन स्टॉर्म को रिड्यूस कर सके और कोई भी एडवर्स इफेक्ट है उसको टैकल कर सके। एक तो ये था। दूसरा, फाइजर और मॉडर्ना ने वैक्सीन बनाई है, डीएनए एंड आरएनए वैक्सीन। आज तक की वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी डीएनए आरएनए वैक्सीन बनी नहीं है। तो इस बार फाइजर और मॉडर्ना ने पहली बार डीएनए आरएनए वैक्सीन बनाई है। उनको मैनिपुलेट करना अल्टीमेटली क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीजें थी, इसके थ्रू जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कोरोना के थ्रू इन्होंने किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मेंस 2020 में ये सवाल पूछा, आप बताओ नैनो टेक्नोलॉजी से क्या समझते हो और हेल्थ सेक्टर में ये कैसे हेल्प कर रहा है। तो जैसे बताया, इनकैप्सुलेशन में हेल्प करता है, ड्रग डिलीवरी में हेल्प करता है, डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करता है, फिर ये जैसे ड्रग डिलीवरी का आपने देखा डेक्सामेथासोन का, फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी थी। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कस की। तो ये एक ओवरव्यू है नैनो टेक्नोलॉजी का। आपने वेरियस एप्लीकेशन भी देखी, इसके कंसर्न भी देखे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी देखे, अल्टीमेटली जाना कि एक्चुअली में होती क्या है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है कि आपको आंसर करने के लिए प्री और मेंस के क्वेश्चन। और तो और जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आता रहता है इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी हम कवर करते रहेंगे। एंड आप भी इसको कहीं भी आपको नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ दिखे तो ट्राई करना कि वो हो जाए। थैंक यू।